चलिए बात करते हैं फरवरी 2022 की। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं चंद्रकांत। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर किया है जिसे सुनकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। ये कहानी है उड़ीसा के एक सुनसान हाईवे की और एक ऐसे सफर की जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कहानी का सिर्फ ये एक वाक्य ही उस रात के खौफ को बताने के लिए काफी है ना? सोचिए, दो दोस्त, एक मोटरसाइकिल और एक अनजान रास्ता। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाला था। तो ये कहानी है चंद्रकांत और उनके दोस्त अमित की। दोनों ओडिशा के एक छोटे से शहर रायकिया में रहते थे। फरवरी 2022 की बात है। उन्होंने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक बहुत ही लंबा मोटरसाइकिल ट्रिप प्लान किया। उनका प्लान देखिए कितना जबरदस्त था। रायकिया से राजखरियार, फिर वहां से भवानीपटना, फिर जयपुर और उसी दिन वापस रायकिया। कुल मिलाकर लगभग 700 किलोमीटर का सफर, वो भी एक ही दिन में, एक मोटरसाइकिल पर। मतलब हिम्मत की बात थी। दिन तो उनका ठीक ठाक निकल गया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया जब वो जयपुर में थे। रात के करीब 8:30 बजे अमित के बॉस का फोन आ गया और बॉस ने कहा कि अगली सुबह 9 बजे तक एक बहुत जरूरी रिपोर्ट ठीक करके देनी है। बस इस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया और उन्हें रात में ही घर लौटने पर मजबूर कर दिया। अब ऑफिस की जल्दी थी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे रात के अंधेरे में ही घर की तरफ बाइक दौड़ा दी। पर उन्हें क्या पता था कि रास्ते में उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई चेतावनियां मिलने वाली थीं। पहली चेतावनी मिली एक ढाबे पर, जहां वो खाना खाने के लिए रुके थे। वहां एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें साफ साफ कहा कि बेटा आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह 6 बजे निकलना। उसने तो ये तक कहा कि वो खुद उस रास्ते पर रात में कभी नहीं जाता। लेकिन उनके सिर पर तो बस जल्दी घर पहुंचने का जुनून सवार था, तो उन्होंने उस ड्राइवर की बात को हवा में उड़ा दिया। थोड़ा आगे भवानीपटना के पास रात की गश्त कर रही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जब चंद्रकांत ने बताया कि वो रायकिया जा रहे हैं, तो पुलिस वाले चौंक गए। वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने जाने देने से पहले चंद्रकांत और अमित की, उनके आधार कार्ड की और यहां तक कि उनकी बाइक की भी तस्वीरें खींच लीं। मानो वो किसी अनहोनी का रिकॉर्ड पहले से ही तैयार कर रहे हों। और फिर आई आखिरी और सबसे सीधी चेतावनी। नरला के पास पुलिस ने पूरी सड़क ही ब्लॉक कर रखी थी। उन्होंने साफ कहा कि देखो, आगे रामपुर का घना जंगल है, वहां जंगली जानवर हैं, अपराधी हैं और बहुत सी अजीब चीजें होती हैं। लेकिन अमित की नौकरी दांव पे लगी थी, तो वो नहीं रुके। उन्होंने नहीं सुनी और बस यहीं उन्होंने वो गलती कर दी जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। जैसे ही उन्होंने पुलिस चौकी पार की, वो उस जंगल में दाखिल हो गए जहां से वापसी का रास्ता खौफ से भरा था। जैसे ही वो जंगल में घुसे, मानो कुदरत भी उन्हें चेतावनी दे रही थी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे रुकना पड़ा। और यहीं से उस रात की पहली अजीब और डरावनी घटना की शुरुआत हुई। अब यहां एक बहुत ही अजीब बात हुई, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। बारिश रुकने के बाद जब चंद्रकांत ने अमित को देखा तो वो दंग रह गया। चंद्रकांत तो सिर से पांव तक भीगा हुआ था, लेकिन अमित बिल्कुल सूखा था। उसके शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? खैर, इस अजीब बात को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर बाद कुछ गांव वालों ने उन्हें हाथ देकर रोका। जब चंद्रकांत ने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ हैं, तो एक आदमी ने जो कहा उसे सुनकर चंद्रकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, कैसा दोस्त भाई, तुम्हारी बाइक पर तो तुम अकेले ही हो। तो असल में हुआ ये था कि नरला पुलिस चौकी पर असली अमित पुलिस से बात करने के लिए बाइक से नीचे उतरा था। लेकिन चंद्रकांत ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और अकेले ही बाइक आगे बढ़ा दी। तो फिर सवाल यह था कि उसके पीछे कौन बैठा था? वो कौन था जो बारिश में भीगा नहीं? कुछ ही देर में पुलिस की मदद से असली अमित एक गाड़ी में वहां पहुंचा और तब चंद्रकांत को एहसास हुआ कि वो अब तक किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि किसी और ही चीज के साथ सफर कर रहा था। इस घटना के झटके से वो अभी उबरे भी नहीं थे कि दोनों दोस्त फिर से बाइक पर आगे बढ़ चले। पर उन्हें क्या पता था कि जंगल का असली और सबसे भयानक चेहरा तो अब सामने आने वाला था। जंगल के सबसे घने हिस्से में एक ढलान पर अचानक उनकी बाइक की रफ्तार कम होने लगी। मतलब ढलान पर तो स्पीड बढ़नी चाहिए, है ना? पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत बाइक को सामने से पकड़ के खींच रही हो। और देखते ही देखते बाइक पूरी तरह रुक गई। और फिर उन्होंने वो मंजर देखा जिसे वो शायद मरते दम तक नहीं भुला पाएंगे।
उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में एक औरत एक बोरी को घसीटते हुई उनकी तरफ आ रही है। वो उनके पास से गुजरी और सड़क के दूसरी तरफ बैठ गई। फिर उसने वो बोरी खोली और अंदर से एक छोटे बच्चे का कंकाल निकाला। वो उस कंकाल को अपनी गोद में रखकर उसके पैर पर हल्दी लगाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उनकी तो हालत खराब हो चुकी थी, हिम्मत जवाब दे गई थी। वो किसी तरह बाइक को धक्का देते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर जब बाइक स्टार्ट हुई तो चंद्रकांत ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो औरत अभी सड़क पर बैठी रो रही थी, वो अब सड़क के किनारे एक पेड़ से लटकी हुई थी। वो बस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। कुछ किलोमीटर आगे सुबह सुबह उन्हें एक गांव वाला मिला। जब उन्होंने कांपते हुए उसे अपनी आप बीती सुनाई तो उस आदमी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने उन्हें उस सड़क के पीछे की एक दर्दनाक और सच्ची कहानी बताई। उस आदमी ने जो पहली बात कही वो ये थी, बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम लोग बाइक से उतरे नहीं। उसने बताया कि अगर वो उतर जाते तो शायद इस जंगल में उनकी लाश भी किसी को नहीं मिलती। ये बात सुनकर उन्हें समझ आया कि वो कितने बड़े खतरे से बचकर निकले हैं। उस आदमी ने बताया कि सालों पहले ठीक उसी जगह पर एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। पति और उसकी 7 महीने की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वो औरत सदमे में अपनी बेटी और पति के शवों के पास बैठकर पूरी रात रोती रही। अगली सुबह लोगों ने उसे पास कहीं एक पेड़ से लटका हुआ पाया। उसने खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं तब से उसकी आत्मा उसी जंगल में इंसाफ या शायद शिकार ढूंढती है। चंद्रकांत और अमित उस सुबह घर तो पहुंच गए, लेकिन उस रात का खौफ आज भी उनकी यादों में जिंदा है। उनकी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक दर्दनाक हादसा एक लोक कथा बन जाता है तो असली खतरा कहाँ होता है? उस भटकी हुई आत्मा में, या फिर उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने की हमारी जिद में?